नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो टॉपिक प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो है हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आरआरबी से रिलेटेड। और आरआरबी में ये जनरल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान का बहुत ही सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश जो होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको बताएंगे और टॉपिक में हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश का मतलब होता है रोशनी या उजाला। यह शब्द भौतिक रूप से किसी स्रोत से उत्पन्न वाली, यानी कोई सोर्स है जो भौतिक रूप से सोर्स से उत्पन्न होने कोई सोर्स से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ऊर्जा को कहते हैं प्रकाश। ठीक है, और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या जैसे कहलाते हैं, क्या किससे ऊर्जा मिलती, किससे रोशनी मिलती है? रोशनी मिलती है जैसे दीपक, सूरज या अन्य किसी प्रकाश से स्रोत से आने वाला उजाला। इसके अलावा प्रकाश का इस्तेमाल जो होता है वो ज्ञान, समझ या आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्रकाश जो है हमारे जैसे ऑप्शन मतलब उदाहरण के लिए एग्जांपल देते हैं कि ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश उसमें भी यूज होता है जैसे समझ या आत्मज्ञान। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है फिजिक्स का, मैं नहीं भौतिक रूप से। तो भौतिक रूप से प्रकाश का मतलब होता है रोशनी या उजाला। ठीक है, प्रकाश के जो बहुत से टाइप्स आते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, पहले सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि एक किसी माध्यम में जब प्रकाश की किरण टकराती है तो वो अपनी जो है विभिन्न दिशाओं में अपने पथ से लेके अपनी विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। ठीक है, फैल जाती है, और वो फैल जाती है। ये फैलती किस लिए है कि जब कोई वो होता है, माध्यम होता है, माध्यम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स से जब लाइट रेज टकराती है तो वो अपनी जो ओरिजिनल पाथ होता है उससे भटक जाती है और अपने जो जिसके इसके अंदर जितने भी रंग होते हैं, लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, तो वो अपने रंगों को बिखेर देती है अपनी वेवलेंथ के अनुसार। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश क्या होता है, किसी माध्यम में सूक्ष्म कणों, धूल आदि अणुओं से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर हवा में भी हम लोग प्रकाश को जो कर रहे हैं तो वो प्रकाश जो है हमेशा धूल और सूक्ष्म कणों से टकरा के हम तक आ रहा है। ठीक है, अब क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई लाइट किरण है, जो प्रकाश की किरण है, वो किसी शीशे से या चमकीली सतह से टकराती है। ठीक है, और वो जिस माध्यम से टकराती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो जिस माध्यम से आती है, जैसे मान लो हम लोग वायुमंडल में हैं, तो वायुमंडल में बैठे हुए हैं, तो उसमें अगर हम शीशा से कर रहे हैं, शीशे पे अगर हम कोई प्रकाश की किरण डाल रहे हैं शीशे पर, तो वो शीशे से टकरा के उसी माध्यम में मतलब हमारी वायुमंडल में ही वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, जैसे 2 नियम हैं परावर्तन के। तो पहला नियम होता है कि प्रकाश की किरण किरण और प्रकाश से परिवर्तित किरण, और एक जो है नॉर्मल नॉर्मल होता है। जैसे अगर हम इसको वैसे समझाते हैं आपको कि ये रहेगा, ये है एक मिरर, ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, इसकी एक सतह पॉलिश होती है जिसको हम डैश से समझा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने प्रकाश की किरण डाली और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है और ये ओ सॉरी ये जो है रिफ्लेक्ट हो गई है। सॉरी, ऐसे करके दिखाते हैं आपको, ऐसा, सॉरी,
ठीक है। जैसे जब कोई लाइट उसमें आती है, उसमें पड़ती है मिरर पे, जैसे मिरर पे पड़ेगी और ये लाइट ये चली जाएगी, तो ये जो है अपनी दिशा में बदल जाती है और ये होता है अभिलंब, ये नॉर्मल होता है, ये सतह है। ठीक है, ये सतह पॉलिश है, ये चमकीली सतह है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं और नॉर्मल एक ही मीडियम में होते हैं, एक ही मीडियम में नहीं, वायुमंडल में ही हैं। ठीक है, अगर पानी में है तो पानी में ही रहेंगे। ठीक है, उसी सतह में वापस चले जाते हैं। और परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसमें कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपतन कोण रहता है ये वाला, और ये होता है परावर्तन कोण, ये दोनों कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ठीक है, ये दोनों बराबर रहते हैं और ये जो है जिस सतह पर टकराते हैं उसी कोण पर ये परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक चिकनी सतह पर पड़ती है, ठीक है, चिकनी या फ्लैट है ना, मतलब शाइनी एंड फ्लैट, ठीक है, उस सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण जो होती है एकदम जो है एक ही दिशा में परिवर्तित हो जाती है और एक स्पष्ट छवि बनाती है। मतलब जो इमेज बनती है जिससे लाइट की, वो एकदम क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी खुरदरी या असमान सतह से टकराता है, इस प्रक्रिया में किरणें विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती हैं जिससे छवि नहीं बनती, जैसे दीवार या कागज़ से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दीवार क्या है, एक अनियमित सतह है। अनियमित सतह में क्या होता है, प्रकाश जो है इधर उधर फैल जाता है और परावर्तित तो होता है लेकिन बहुत ही विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो उससे इमेज जो बनती है वो क्लियर नहीं बन पाती है। ठीक है, एक छाया सी बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इससे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। ठीक है, एक कोई जो सतह है, माध्यम है, जिससे लाइट आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन डी विट्रस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जैसे ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि जिसमें थोड़ा सा पार्टिकल, मतलब लाइट जो है थोड़ी सी हल्की सी दिखाई पड़ेगी बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन पास नहीं होगी। ओपेक क्या होता है, एकदम पारभासी। पारभासी कहेंगे कि बिल्कुल भी वो जाएगी ही नहीं, अपारदर्शी इसको कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट में पूरी लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे इधर भेजेंगे उधर ही पार कर जाएगा वो। ठीक है, ऐसी सामग्री, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तो ऐसी सामग्री जिसमें रोशनी लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है, पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें कहते हैं पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी या चमक। ठीक है, देखो जिन वस्तुओं में जो लाइट जो होती है पास होती है लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता तो वो कहलाती हैं पारभासी। ठीक है, पारभासी में कुछ लाइट पास तो हो जाती है लेकिन संपूर्ण लाइट पास नहीं होती है और वो जो है उसे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो अपारदर्शी क्या होते हैं, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे कहेंगे पारदर्शी। जैसे क्या होता है कि कांच, जल, वायु आदि। ठीक है, अपारदर्शी कैसे होते हैं, जैसे वह पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, इन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी आदि। पारभासी कैसे होते हैं कि इन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे पारभासी कहते हैं, मतलब देखा तो जा सकता लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जैसे चिकना कागज, घिसा कांच आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव यानी टाइडल इफेक्ट जिसे कहते हैं, तो टाइडल इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो टाइडल इफेक्ट किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है परिक्षेपण,
ऑप्शन डी है अपवर्तन। ठीक है, तो जो टाइडल इफेक्ट होता है वो स्क्यूडन ऑफ लाइट से संबंधित होता है कि जब किसी लाइट को किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित, कोलाइड विलयन होता है, कोलाइड विलयन मतलब जिसमें दो तीन पदार्थ जो है मिक्स हैं। ठीक है, और विलयन मतलब सॉल्यूशन है, तो उसमें जैसे नमक चीनी का घोल हो गया। ठीक है, उसमें अगर आप लाइट वो प्रभावित करते हैं तो क्या होगा, लाइट जो है बिखर जाती है। ठीक है, अपनी जो ओरिजिनल रेस है तो उसमें अपने पार्टिकल्स में अलग अलग जो स्कैटर हो जाती है लाइट। ठीक है, उसको कहेंगे टाइडल इफेक्ट। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। ठीक है, नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? देखो, निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है, जो हम लोग लाइट की स्पीड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, यही होती है स्पीड, ये सबसे तेज होती है निर्वात में। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ ऑप्शन बी है 2 × 10⁸ ऑप्शन सी है 3 × 10⁷ ऑप्शन डी है 3 × 10⁶ ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कि 3 प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। इसका जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, वो क्या होती है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3900 टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और प्रकाश की चाल जो होती है वो विभिन्न स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में, वे मीडियम जो हैं, भिन्न भिन्न मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो होती है वो होती है निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम में। वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ और जल में होती है 2.25 × 10⁸ ठीक है, कांच में 2 × 10⁸ और तारपीन के तेल में 2 × 2.04 × 10⁸ ठीक है, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये कभी क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, कि कांच में कितनी है और तारपीन के तेल में कितनी है और जल में कितनी है और निर्वात में कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होगी? तो अधिकतम अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चंस में कि अधिकतम जो होती है प्रकाश की गति वो होती है निर्वात में यानी वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जो है संचरित होता है, संचरित कैसे होता है, जैसे मतलब ट्रैवल कैसे करता है? तो ऑप्शन ए है क्षैतिज रेखा यानी पैरेलल, उसमें हॉरिजेंटल वे में। ऑप्शन बी है ऊर्ध्व रेखा यानी परपेंडिकुलर। ऑप्शन सी है वक्र रेखा यानी कर्व्ड में। ऑप्शन डी है सीधी रेखा यानी सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश जो है सीधी सिंपल लाइन में ट्रैवल होता है और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और प्रकाश चाल माध्यम के अपवर्तनांक जो है, मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ठीक है, उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो म्यू पर निर्भर करता है चाल माध्यम के। जो माध्यम होता है ना, जैसे वायु हो गई, कांच हो गई, जल हो गया, इस पे इसकी चाल जो है निर्भर करती है यानी डिपेंड होती है। ठीक है, और ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके ऊपर, जैसे कोई भी जल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, कांच का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। ठीक है, अपवर्तनांक जिसको कहते हैं वो अलग होता है, अलग पार्टिकल्स का अलग अपवर्तनांक होता है और उसी के ऊपर चाल जो है प्रकाश की लाइट स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन से साइंटिस्ट ने जो है दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है प्लैंक, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है फैराडे। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटा जो है, ये ऊर्जा
एच मतलब ई, ऊर्जा ऊर्जा को ई से डिनोट करते हैं, तो ई एच वी द्वारा दी जाती है, ठीक है। जहाँ एच क्या है, एच प्लैंक का कांस्टेंट है, और वी क्या है, उसकी प्रकाश की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो एक क्वांटम ऊर्जा जो होती है, क्वांटम ऊर्जा कहलाती है ई इक्वल टू एच वी, है ना, या ई एच ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा कहलाती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच क्या होता है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। प्रकाश का अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंग है, ठीक है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि ये एकमात्र घटना कौन सी है, साबित करती हुई एकमात्र घटना जो कौन सी घटना जो है ये साबित करती है कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्या नाम, प्रकाश का फैलना, ऑप्शन बी है हस्तक्षेप, और ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, कि ध्रुवीकरण एक ऐसी घटना है जो दर्शाती है कि प्रकाश जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। इसको ध्रुवीकरण क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण होती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है, जो उनके ऑसिलेशन की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगें ध्रुवण के रूप में प्रदर्शित नहीं होती हैं, ठीक है। गैस या द्रव में जो होती है, जब ध्वनि मतलब साउंड ट्रैवल करता है तो वो पोलराइजेशन नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन लाइट में पोलराइजेशन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब लाइट वेव जब हम लोग वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैसी होती है, ऐसी 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 होती है, ठीक है। ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो हवा में किस प्रकार संबंधित होता है, इसका वो बताना है, फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक जो होती है चाल से संबंधित होता है, हवा प्रकाश की चाल जो होती है वो अपवर्तनांक पे निर्भर होती है ना। अब ये हमें समझाना है कि कैसे जो है बदलती है, क्या होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है अपवर्तनांक प्रकाश की चाल बराबर होती है कि हवा में प्रकाश की चाल इंटू पदार्थ में प्रकाश की अपवर्तनांक जो होता है वो हवा में प्रकाश की चाल इंटू पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन बी है अपवर्तनांक बराबर क्या है कि हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन सी है अपवर्तनांक बराबर होता है पदार्थ में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई हवा में प्रकाश की चाल, या अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल पर यूनिट पदार्थ में प्रकाश की चाल। ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हवा में प्रकाश की चाल पर यूनिट पदार्थ में प्रकाश की चाल को डिनोट करता है, अपवर्तनांक को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल या से रेशियो होता है किसका, माध्यम में प्रकाश की चाल, या हवा में प्रकाश की चाल से रिलेट करते हैं किसको, माध्यम में मतलब पदार्थ की प्रकाश की चाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, हमें जो घास का रंग होता है वो हरा दिखाई देता है। अगर इसको इसको जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हरा घास में जो होता है, घास हरी दिखती है, पत्तियां हरी दिखती हैं, क्यों, उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हमें फिजिक्स में के रूप में देखना है, तो फिजिक्स में हमें जो है घास हरी क्यों दिखाई पड़ती है उसका रीज़न बताना है। तो ऑप्शन ए है, यह हरे रंग के प्रकाश के कारण प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए ये कहता है कि ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, ठीक है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी है यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, कि क्या होती है, घास होती है वो हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है। तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के माध्यम से हमें जो हरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाके हमारी आंखों में पड़ेगी, तो हमें घास जो है हरी दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस साल मतलब किस साल में ओले रोमर एक इतिहास साइंटिस्ट हैं कि ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो ओले रोमर हैं जिन्होंने प्रकाश की गति को मापा था, उन्होंने किस साल में मापा था, उसकी डेट डेट
जो है हमें मतलब डेट ऑफ ईयर जो थी स्पीड ऑफ लाइट की, वो हमें बतानी है, ठीक है। ओले रोमर ने स्पीड ऑफ लाइट निकाला, मतलब ज्ञात किया है, तो उनको हमें साइंटिस्ट का याद रखना है कि ओले रोमर हैं, ठीक है। इन्होंने किस सन में इनको जो है स्पीड ऑफ लाइट दी थी, वो 3.8 की 8 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो ओले रोमर ने दी है। ये कब दी है? ये दी है 1676 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का कपड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? कि जैसे सूर्य की लाइट में जो जो कपड़ा हम हरा देख रहे हैं, वो लाल अगर लाइट अगर हम उस पर देखेंगे तो वो हमें काला दिखाई पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है कि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कि जो कपड़ा है वो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है उसको पूर्ण अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित कर लेगा मतलब वो नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हमें कपड़ा जो है वो लाल लाइट में वो दिखेगा काला, ठीक है। ऑप्शन बी है अपवर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन ए सी है प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव। ऑप्शन डी है ये लंबन यानी पैरालैक्स की त्रुटि की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर कि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, ठीक है, तो हमें काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो गली में हमारी गलियों में एक लाइट लगी होती है, ठीक है, उससे उसमें जो है लाइट होती है पीले रंग की, तो उसमें कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? उसमें पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है सोडियम। हम लोग उसे बोलते भी हैं सोडियम लाइट, ठीक है। नॉर्मल उसमें जो है हम लोग बोलते हैं कि ये सोडियम लाइट लगी हुई है, ये सोडियम लाइट, गली में सोडियम लाइट ही का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें नियान, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। तो उसको कहेंगे सोडियम लाइट, ठीक है, उसमें सोडियम लाइट। पीली लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसे दो सिरों पर दो ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं और तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियान गैस भरी होती है, ठीक है। इसमें जो है नियान गैस जो होती है वो लाइट दिखाती है, मतलब चमकीली होती है, उसकी वजह से हमें लाइट फैलती है, और उसमें जो सोडियम भरी होती है वो चमकता है, ठीक है। तो वो लाइट हमें पीली पीली दिखती है, ठीक है, गली की लाइट जो है पीली पीली दिखती है और उन्हें सोडियम लाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है? देखो एक ही क्वेश्चन हमने जो है 4 बार पूछ चुके हैं, और हर एग्ज़ाम में देखो एएलपी में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है, अब ये ग्रुप डी में पूछ रहा है कि प्रकाश की गति जो है सबसे ज़्यादा कौन से माध्यम में होती है, और सबसे ज़्यादा गति जो होती है वो निर्वात में होती है, ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और निर्वात में होती है, और कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸। तारपीन के तेल में होती है 2.04 × 10⁸, और जल में होती है 2.25 × 10⁸, और रॉक साल्ट में, मतलब रॉक साल्ट, साल्ट जिसको बोलेंगे जैसे पत्थर उत्थर में, उसमें कितनी होती है, जिसमें छिद्र होते हैं उसमें क्या होगी, कितनी होगी? 1.96 × 10⁸, मतलब सबसे कम होगी रॉक साल्ट में, और सबसे ज़्यादा होगी निर्वात में, ठीक है। ये हमें याद कर लेने हैं, किसी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अभी हमने एक ही क्वेश्चन जो है एक ही सिर्फ लैंग्वेज बदली है, और सारे एग्ज़ाम्स में पूछ के दिखा रहे हैं कि किस प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जो होता है, कौन सा क्षेत्र, कि जहाँ पे प्रकाश जो है आने वाला किसी सोर्स से प्रकाश आ रहा है और वहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है उपछाया, ऑप्शन बी है प्रच्छाया, ऑप्शन सी है एटुम्ब्रा, और ऑप्शन डी है छाया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, प्रच्छाया। तो प्रच्छाया होता है उम्ब्रा, उम्ब्रा है ना। उम्ब्रा कहते किसे हैं? यह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला प्रकाश, पूरा प्रकाश जो है अवरुद्ध हो जाता है, प्रच्छाया कहलाता है। जब प्रकाश से विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है, ठीक है। कि जब कोई हम लोग एक अपारदर्शी माध्यम से लाइट वो करते हैं, तो पूरी छाया जो होती है, जो उसकी क्या कहते हैं, परछाई बनती है, वो जो होती है वो पूरी तरीके से काली नहीं बनती है। और ये जो है
उसको कहेंगे हम प्रच्छाया। ठीक है, ये छाया, इस छाया में दो भाग होते हैं। एक छाया का मध्य भाग होता है, जो मध्य भाग होता है वो अधिक काला होता है और इसे प्रच्छाया कहा जाता है। प्रच्छाया के चारों ओर कम काला भाग उपछाया कहलाता है। ठीक है, कि एक सेंटर बनेगा इसमें, तो पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट पे क्या होगा कि बहुत काला होगा और उसके आसपास जो होगा वो कम छाया होगा, तो कम छाया वाले को उपछाया कहेंगे, है ना, और जो काले वाले को कहेंगे वो कहेंगे प्रच्छाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन सी घटना ऐसी है जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है नहीं होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ठीक है, ऑप्शन बी है सब खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, क्योंकि जो लाल रंग होता है उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लाल रंग की वेवलेंथ कम होती है, तो नहीं वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होता है, मतलब प्रकीर्णन कम होता है, इस वजह से लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है। ठीक है, और तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, और आसमान का नीला रंग, वो भी उसमें भी लाइट जो होती है स्कैटर होती है, तभी आसमान जो है नीला रंग दिखता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो तारों का टिमटिमाना है उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के माध्यम से नहीं समझा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो तारों का टिमटिमाना होता क्यों है? वो होता है कि वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से हमारे जो तारे होते हैं वो चमकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो लाल रंग की जो होती है वो वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम। देखो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही स्कैटरिंग कम होगी। ठीक है, स्कैटर कम होगा, स्कैटर कम होगा तो वो हमें दिखाई देगा, और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो स्कैटर्ड ज़्यादा होगा और वो दिखेगा, मतलब ज़्यादा कम दिखेगा हमें। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकाश जो होता है कोहरे या धुएं में कम प्रकीर्णित होता है, मतलब प्रकीर्णित कम होगा तो हमें दूर से दिखता है लाल रंग, क्योंकि कोहरे धुएं में हमेशा लाल बत्ती जला के चलते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि आगे खतरा है। ठीक है, या रेड लाइट जो उसमें आती है ट्रेन में जब हम बैठे होते हैं तो रेड सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, आगे खतरा है, तो क्या होगा कि सबसे कम होती है, और सफ़ेद जो श्वेत प्रकाश की रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में जो होती है वो सबसे अधिक होती है, कि जब इसकी तरंग दैर्घ्य जो श्वेत अगर है मतलब सफ़ेद लाइट है उसमें जो अन्य रंग के घटक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक वेवलेंथ होती है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में सबसे अधिक होती है। अगर सफ़ेद लाइट हम ट्रैवल कर डाल रहे हैं तो सफ़ेद लाइट में जो 7 रंग होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा होती है, और अगर हमें एक एक सिंगल रेड लाइट डालेंगे तो उसमें सबसे कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान यानी कैनोपी से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती हैं, और जिससे टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो प्रकाश स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे डिपेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है परावर्तित और अपवर्तित, ऑप्शन बी है प्रकीर्णित, ऑप्शन सी है परावर्तित, और ऑप्शन डी है परिवर्तित अपवर्तित। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो होती है वो जो घने जंगल में हमें लाइट की एक रेज जो है ट्रेवल करती है, तो क्या होता है उसको छोटी छोटी बूंदों में जब जल की जो होती हैं, जंगल में जल मतलब जल की बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें होंगी, है ना, उसमें अगर हम लाइट डालेंगे तो वो स्कैटर होगी और अपने जो है इंद्रधनुष बनता है और फलाने मतलब 7 रंग में ट्रेवल कर हो जाती है, बिखर जाती है, तो उसको कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णित। तो लाइट जो है वो प्रकीर्णित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? अंतरिक्ष जो होता है वो हमेशा काला हमें दिखता है, उसका क्यों क्या कारण है? ऑप्शन ए है छोटे कणों द्वारा प्रकीर्णन,
ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी है बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर देखो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो लाइट फैलेगी तो हमें अंतरिक्ष में कोई रंग दिखाई देगा, लेकिन हमें अंतरिक्ष काला दिखता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो अंतरिक्ष में काला दिखेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। अब हमें ऑप्शन जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उनके बारे में हमें समझना है कि सर सीवी रमन का जन्म जो है उन्हें वो क्या है कि उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाँ बिल्कुल, भारत रत्न है हमारे भारत के। ठीक है। और उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। और 1987 में नाइट हुड की उपाधि दी गई। तो वो 1888 में उनका जन्म हुआ है, और 1987 में नाइट हुड की उपाधि दी गई। तो नाइट हुड की उपाधि उन्हें नहीं दी गई है। ठीक है। भारत, अब ऑप्शन डी है गलत है, जो उनके बारे में गलत है, उनको नाइटहुड की उपाधि नहीं दी गई। अब सर सीवी रमन जो है उनको 1987 में नाइटहुड की उपाधि नहीं दी गई थी। सीवी रमन जो है 7 नवंबर 1888 को से 21 नवंबर 1970 को वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। 1970 में वो ख़त्म हो गए थे, और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कार उन्हें मिला था। ठीक है। तो नाइटहुड की उपाधि उन्हें नहीं दी गई थी। ठीक है। 1970 में वो एक्सपायर हो गए, तो 1987 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि कैसे मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक पुंज, जैसे पुंज क्या होता है, ग्रुप है ना, ग्रुप प्रकाश का एक ग्रुप है जो द्रव में तैरते हुए टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ठीक है। और जब जैसे समुद्र में प्रकाश की एक किरण डाली जा रही है, सफ़ेद किरण डाली, तो उसको एक जैसे पुंज के माध्यम से जोड़ नाम से जानेंगे कि उसमें 7 रंग होते हैं प्रकाश की एक किरण में। ठीक है। तो उसको जब समुद्र में टकराएंगे तो उसमें जो चमक उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है रमन प्रभाव, ऑप्शन बी है टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन सी है स्नेल प्रभाव, ऑप्शन डी है ईगन प्रभाव। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर कि ये टिंडल इफेक्ट। जैसे जब हमने अभी बताया था टाइडल इफेक्ट के बारे में, क्या था टिंडल इफेक्ट कि इसमें जो था एक सफ़ेद लाइट एक किसी माध्यम में टकराती है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में टकराती है, तो क्या होगी, अपने लाइट जो है 7 रंगों में बिखर जाती है, इधर उधर फैल जाती है। उस प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल इफेक्ट या प्रकीर्णन ऑफ लाइट। तो इसको टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, टिंडल इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, मतलब एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। आकाश का नीला रंग, बिल्कुल आकाश का नीला रंग जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ऑप्शन बी तारों का टिमटिमाना नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती तो तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हमें रात में। ठीक है। ऑप्शन सी है सफ़ेद रंग का कांच के प्रिज्म से गुजरने में विभिन्न रंग में विभक्त होना। जो सफ़ेद रंग प्रकाश के प्रिज्म में होता है, प्रिज्म में अगर सफ़ेद लाइट डालते हैं तो वो 7 रंग में विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। तो वो होता है टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। और इंद्रधनुष बनता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो ऑप्शन ए है आकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकीर्णन का एक उदाहरण होता है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आकाश जो हमें नीला रंग दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में किस कारण होता है। अभी पहले क्वेश्चन बताया हमने, उसकी सिर्फ लैंग्वेज बदली गई है, और पहले क्वेश्चन पूछा गया था ये ग्रुप डी में, अभी पूछा गया है एनटीपीसी में, और इसका सिर्फ एक ही आंसर है, क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है यानी रिफ्लेक्टेड होता है, तो वह परावर्तन की घटना घटित होती है।
ठीक है, कैसी घटना परिवर्तित होती है, घटित होती है, जबकि चमकीली सतह है, चमकीली सतह पर हमेशा जो है नियमित परावर्तन होता है। दो तरीके का परावर्तन होता है, एक नियमित और एक अनियमित। और नियमित में क्या होता है कि जब सतह एकदम चमकीली हो और सपाट हो, चिकनी हो, ठीक है। और चमकीली सतह तभी होगी जब वो चिकनी होगी, ठीक है। जैसे शीशा, शीशा क्या होता है, चमकीली सतह होती है, और उस पर एक तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ चमकता है। तो उस पर अगर हम लाइट डालेंगे तो एकदम से जितनी लाइट हम भेजेंगे उतनी लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपने सेम माध्यम में वापस हो जाती है। उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, और ये होता है नियमित परावर्तन, ठीक है। अगर वही दिशा मतलब जो मीडियम है वो खुरदरा है, यानी दीवार है, दीवार पे अगर हम लाइट डालेंगे तो उसमें जो है इमेज नहीं बनेगी, इमेज धुंधली होगी, हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। और चमकीली सतह पे जब हम डालेंगे तो क्लियर इमेज हमें मिलती है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें एक साफ़ सुथरी इमेज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के लिए छवि, समतल दर्पण पे जैसे हम छवि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है समतल दर्पण के सामने, ठीक है, उसकी छवि कैसी बनेगी। तो उसकी छवि, जैसे एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस की दूरी पे, या केंद्र के पास में, या केंद्र से दूर, है ना, फोकस से दूर, या फोकस और केंद्र के दूर में रखा हुआ है। तो अब हमारी उसकी छवि कैसी बनेगी, ठीक है। मिरर इमेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस समय। तो मिरर इमेज में हमारी जब हम समतल दर्पण पे छवि बना रहे हैं तो उसमें क्या है, ऑप्शन ए है वास्तविक और पार्श्व सीधी, ठीक है, मतलब उल्टी। और ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधी। ऑप्शन सी है आभासी और पार्श्व सीधी। ऑप्शन डी है आभासी और पार्श्व उल्टी, ठीक है। तो इसमें जब समतल दर्पण में के लिए छवि बनती है वो हमेशा इमेजिनरी बनती है और उल्टी बनती है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष जो है प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है, और बायां पक्ष जो होता है वो प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है। समझ गए। उल्टा, कि जब हम शीशे के सामने खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट जो है वो राइट दिखेगा और राइट वाला जो है हमें लेफ्ट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने, अगर समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया उसको कि जैसे एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट पर समतल दर्पण कहलाती है, ठीक है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु से पर मिलती नहीं है ना। परावर्तित किरणें अगर किसी एक बिंदु पे मिल जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, वरना प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किसी पर्दे पर प्रस्तुत वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती, ये इमेजिनरी होती हैं, आभासी, ठीक है। ऑप्शन एक क्या कह रहा है, कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं। छवि की विशेषताएं होती हैं समान आकार की होती हैं, सीधी होती हैं, और पार्श्व तौर पर उल्टी होती हैं और इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। पार्श्व तौर पर उल्टी होती हैं, मतलब अब जब हमारा लेफ्ट होगा वो राइट दिखेगा और राइट होगा वो लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। तो आकार सेम होगा, मतलब साइज सेम होगा, और सीधी होंगी, ठीक है, लेकिन आभासी होंगी, इमेजिनरी होंगी, और पार्श्व तौर पर उल्टी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती हैं। वो कौन सा दर्पण होता है। देखो अभी हमने समतल दर्पण में पढ़ा, समतल दर्पण में क्या होता है कि आभासी होती हैं, पार्श्व उल्टी होती हैं, सीधी होती हैं और समान आकार होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा समान आकार समतल दर्पण के बारे में, और इसमें पूछ रहा है कि समतल दर्पण के बारे में ही पूछ रहा है कि छवि कैसी बन रही है, आभासी होती हैं, बड़ी होती हैं और समान आकार में होती हैं, ठीक है। उसको कहेंगे क्या, समतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दर्पण के सूत्र, दर्पण का एक सूत्र होता है क्या, 1/f=1/v + 1/u, ठीक है। दर्पण का सूत्र है ये, दर्पण का सूत्र हमेशा कि वी एफ इक्वल टू क्या हो, एफ कहेंगे फोकल लेंथ, वी होगी रिफ्लेक्टेड जो ऑब्जेक्ट होती है, जो प्रतिबिंब वाली दूरी वी, और जो मतलब जो इमेज बनती है उसकी दूरी, और यू होता है ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है। ऑप्टिकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है वो यू होती है, और वी होती है इमेज की लेंथ, ठीक है। और इसका एक ही फॉर्मूला है कि क्या है कि 1/f=1/v + 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर कोई भी इससे न्यूमेरिकल भी आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यू होगा
ऑब्जेक्ट की लेंथ, और वी होगी इमेज की लेंथ, और एफ होगी फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण। देखो दर्पण तीन तरीके के होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल, ठीक है। उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है धनात्मक। यानी उत्तल मिरर जो होता है, मतलब कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा होता है, उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फोकस दूरी जो होती है एफ से डिनोट करते हैं। त्रिज्या जो होती है वो आर की आधी होती है। आर जो होती है वो लेंथ होती है पूरी मिरर की जो डायमीटर होता है उसका, उसकी आर लेंथ मानेंगे, और उससे आधे में उसकी बोलेंगे त्रिज्या। और दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। कोई अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण की सतह अवतल सतह पर होता है। दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो कार्टेजियन कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है। इसकी फोकल लंबाई जो होती है कि वो R/2, वो भी हमने बताया था पहले कि आर वाई जो फोकल लेंथ जो होगी वो R/2 होगी। आर इसमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो उसको आधा कर दीजिए, हमेशा -15। और अवतल दर्पण है तो उसकी दूरी जो है हमेशा निगेटिव होती है, और अगर उत्तल दर्पण है तो उसकी दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका वाहनों के रिव्यू जो पीछे वाला जो पीछे देखते हैं जिसमें रिव्यूअर मिरर जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वाहनों के रियर व्यू मिरर, और ऑप्शन बी है शीशे की खिड़कियाँ, ऑप्शन सी मेकअप दर्पण, ऑप्शन डी कैलिडोस्कोप, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वाहनों के रियर व्यू मिरर में उपयोग किया जाता है। सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चिकित्सक जो है कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा नाक, कान, गले की जो जांच करते हैं वो उत्तल दर्पण के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्रीय दर्पण है जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती हैं। जब अंदर की जो परावर्तन सतह होती है अंदर की ओर होती है उसे कहेंगे अवतल दर्पण। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो जिस वक्रीय दर्पण जो होते हैं परावर्तन सतह अंदर की ओर होती वक्रीय होती है उसे कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण उसको क्या कहेंगे, अंदर की ओर वक्रीय होगी, ठीक है, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। एक वक्राकार जो दर्पण है, मतलब कर्व्ड मिरर है, उसमें प्रकाश अपवर्तन की सतह अंदर की ओर होती है और वक्राकार होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके विपरीत अगर वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तन की सतह बाहर की ओर वक्राकार होती हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, ये जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ेगी, ये उत्तल है, और अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये वाली जो है ये सरफेस जो है ये पॉलिश होगी, और ये ऊपर की तरफ उभार होगा, ये होगा अवतल दर्पण, ठीक है। पीछे की साइड पॉलिश होगा और अंदर की साइड यहाँ पे लाइट पड़ेगी, ये अवतल दर्पण है, ये कॉनकेव है,
ठीक है, और ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है यानी कॉनकेव का, और साइड मिरर के रूप में जो साइड मिरर होता है उसमें, जो मोटर गाड़ी में लगा होता है साइड मिरर, उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? जो प्रतिबिंबित सतह होती है जहाँ पे गोलाकार मिरर है, जैसे एक गोलाकार मिरर बनाते हैं, ठीक है, गोलाकार मिरर ऐसा, इसके पीछे साइड वैसा है, पीछे जो अपोजिट सतह जो है वो पॉलिश्ड है, उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है त्रिज्या, ऑप्शन बी है वक्रता का केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी है पोल यानी ध्रुव, ऑप्शन डी है फोकस। ठीक है, तो जो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित जो सतह होती है, सतह का केंद्र होता है, उसको कहते हैं पोल। ठीक है, पोल, पोल कहेंगे। किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं। यह गोल दर्पण जिस खोखले गोल का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसे गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, खोखले केंद्र का जो भाग होता है, ये जैसे ये होगा, ये होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो केंद्र होगा किस कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। आर, आर किसको कहते हैं? उसकी त्रिज्या को, खोखले दर्पण की त्रिज्या को, इसको, ये आर हो गई। ठीक है, आर ये हो गई। ठीक है, और गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दर्पण को फोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका जो परावर्तन है आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है? देखो, यदि मिरर इमेज जो है अगर आपकी छोटी बन रही है, ठीक है, किसी भी मिरर में अगर आप देख रहे हैं, यदि दर्पण जो है, दर्पण में अगर आप पाते हैं कि आपकी जो मिरर इमेज बन रही है वो छोटी है, ठीक है, तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो हमारे गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में यूज़ होता है, उसमें हम देखते हैं कि गाड़ी हमेशा पास आते हुए दिखती है। ठीक है, और जो जैसे हम साइड में देखते हैं कि गाड़ी हमेशा पास में दिखती है, ठीक है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी बी है सब अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। ठीक है, परावर्तक जो सतह होती है वो बाहर की ओर उभरी होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के पीछे, ठीक है, और आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। अतः दर्पण जो है, दर्पण में आपकी छवि आपसे छोटी होती है, तो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा वस्तु से छोटा बनता है। अतः यदि दर्पण में आपकी छवि आपसे छोटी होती है तो उत्तल दर्पण होता है। इस दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों में पश्चदर्पी यानी रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या होती है? अवधारणा क्या होती है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसमें जो है क्या होता है कि गोलीय दर्पण से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गोलीय दर्पण से हम लोग, ऑप्शन ए है प्रकाश का विकिरण यानी रेडिएशन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन डी है प्रकाश का परावर्तन। तो गोलीय दर्पण से हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण से परावर्तन ही होता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट पड़ती है वो टकरा के सीधे अपने माध्यम में वापस हो जाती है, वो परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के दो नियम होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतित जो एंगल हो आपतन कोण, और आपतन वो रेडिएटेड वो रिफ्लेक्टेड कोण जो होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही मीडियम पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ध्रुव यानी पोल। ठीक है, अब ये पोल जो है उसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझो आप कि क्या कहता है पोल।
पोल क्या कह रहा है फिर फिगर के माध्यम से, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसमें पोल्स दिए गए हैं, जो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण ये वाला, ये गोलीय दर्पण, पोल ये रहे साइड में, ठीक है। सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये आधा आधा जो मिरर को डिवाइड कर रहा है उसको प्रिंसिपल एक्सिस जोड़ रहे हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये उभरा हुआ पार्ट, ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉलिश्ड है, ठीक है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स में है ऊपर वाला पॉलिश्ड, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा अंदर से, ये इधर से, ठीक है। ये कहेगा वो, तो क्या कहेंगे उसको, फोकस, है ना। फोकस कहाँ पे होता है कि जो वो लाइन है ये वाली जो सेंटर ऑफ वो है प्रिंसिपल एक्सिस है, उसी पे हम जैसे जब इस पे अगर डालते हैं ये लाइट, और यहाँ से अगर एक लाइट डालते हैं तो यहाँ जो लेंथ होती है जहाँ से हम लोग वो करते हैं प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे लाइट डालेंगे। इधर से अगर हम लाइट डाल रहे हैं, लाइट डालने के बाद इस पे टकरा के जो पॉइंट काटेगी वो पॉइंट बनेगा फोकस, यहाँ पे कहलाता है फोकस, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तीय पृष्ठ पर एक मध्य बिंदु होता है जिसे कहेंगे हम पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर जो होता है वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने बताया था अभी कि जो साइड मिरर होते हैं उसमें हमेशा उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करते हैं कि जो वस्तु को छोटी, आभासी और क्या होता है साइज में छोटी होती है, और जो वास्तविक मतलब नहीं होती, इमेजनरी बनती है, लेकिन हमें साइड में मिरर में हमें वो इमेज दिखती है जिससे बाहर जो साइड पास जब हम लोग देते हैं, ओवरटेक करते हैं जो वाहन, उनकी वजह से हम देख लेते हैं और उन्हें साइड दे देते हैं और पास दे देते हैं। तो साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण यूज होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग होने वाला, जो वाहनों की हेडलाइट होती है उसमें उपयोग होता है कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ये ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी सम उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण, ठीक है। तो वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अर्थात अंदर वाली वक्र सतह पर होता है। वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा। जैसे जब आप अभी हमने जो नियम पढ़े थे उसके परावर्तन के नियम थे, उसमें एक नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वो कोण कोई भी हो, मिरर कोई भी हो, उसमें क्या होगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्या है कि 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये, इसके बारे में हम समझेंगे कि वस्तु कहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ पे बनेगी, ठीक है। किसी मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी और किस टाइप की होगी, ठीक है। तो एक नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या कि अनंत पर रखी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, वस्तु की स्थिति रखी हुई है कहाँ पे, अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। जहाँ पे फोकस होगा वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, और इमेज कैसी होगी कि उसका आकार जो होता है, साइज होगा बहुत छोटा होगा, यानी पॉइंट जैसा होगा। और वो होगा कैसा कि वास्तविक होगा, मतलब रियल होगा, उल्टा होगा, ठीक है, जो उल्टा होगा। अब 2 नंबर पे देखते हैं क्या है कि वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं इन्फिनिटी के बीच में रखी हुई है। कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, कहाँ पे बनेगी, फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में उसकी इमेज बनेगी, जो वस्तु की जो लंबाई होगी, साइज होगा, उससे छोटी होगी, और ये रियल होगी, उल्टी होगी, ठीक है, मतलब परावर्तित होगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा है
तो उसकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, और ऑब्जेक्ट की जो है जो साइज होगा उसका सेम साइज होगा, और उसकी जो इमेज होगी वो रियल इमेज बनेगी और उल्टी होगी। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी अनंत पे। ठीक है। अनंत पे अनंत और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बनेगी इमेज बनेगी कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है। और इमेज का साइज होगा वो बड़ा होगा और वास्तविक होगा, इमेज जो होगी वो रियल बनेगी और उल्टी होगी। ठीक है। ऑप्शन जैसे मतलब अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट कोई फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, और जो साइज होगा वो बहुत बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसका साइज जो है बहुत बड़ा होगा और वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस तथा पोल के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज बनेगी दर्पण के पीछे जो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है। जबकि उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, ये इमेजनरी होगी मतलब आभासी होगी और सीधी होगी। ठीक है। जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमें समझना क्या है कि ऑब्जेक्ट हम कौन सी स्थिति में रखेंगे तो कैसा कैसी इमेज बनेगी, उसका साइज कैसा होगा, रियल होगी या इमेजनरी होगी। ठीक है। उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा इमेज से, मतलब ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज वो बड़ा होगा या छोटा होगा, और कहाँ पे बनेगी। जब कोई हमें याद रखना है कि फोकस पे अगर हम रखते हैं तो इमेज बनती है अनंत पे, और अगर हम फोकस अनंत पे बनती है और अनंत पे वस्तु रखी है तो जो इमेज बनती है वो बनती है फोकस पे। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगी अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे बनेगी तो साइज भी बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो वो इमेज तो वास्तविक बनेगी। सारी सारी इमेज हमें वास्तविक भी बनानी है। अगर बनती हैं केवल फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है आभासी, बाकी सारी इमेज बनती हैं वास्तविक। ठीक है। मतलब रियल इमेज होती हैं। और हमेशा इमेज बनती है उल्टी। इमेज जब हमें उल्टी बनेगी तभी हमें शीशे पे अगर हम देखेंगे तो इमेज हमें सीधी दिखाई पड़ेगी। जैसे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पे क्या होता है, हमेशा एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ठीक है। उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस को, उसमें मतलब जो वर्ड्स बने होते हैं वो उल्टे बने होते हैं। जब हम उनको इमेज में देख मतलब मिरर में देखते हैं तो हमें सीधा एम्बुलेंस लिखा दिखता है, तभी हमें उसको एम्बुलेंस देख के हम उसको पास दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के माध्यम के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो इमेज जो है कैसी बनेगी? इमेज बनेगी जो इमेज होगी वो, देखो, सिर्फ आभासी कब बनती है कि जब पोल और फोकस के बीच में रखी होती है वस्तु, तब हमेशा वास्तविक बनती है, और अगर कहीं पे भी रखी है तो वो हमेशा रियल इमेज बनेगी। ठीक है। वास्तविक बनेगी। और कैसी बनेगी ये हम बताते हैं। ऑप्शन ए है आभासी और बड़े आकार की, ऑप्शन बी वास्तविक और समान आकार की, ऑप्शन सी है आभासी और छोटे आकार की, ऑप्शन डी है वास्तविक और बड़े आकार की। तो इसमें दो ऑप्शन तो आभासी हैं, आभासी वाला तो हटा ही देते हैं। बी और डी में ऑप्शन बी है कि समान आकार की, ऑप्शन डी है बड़े आकार की। तो जब ऑब्जेक्ट जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो वो सेम साइज की इमेज बनाता है, रियल बनाता है और उल्टी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? परावर्तक जो सतह के व्यास को, परावर्तक सतह है जो मतलब रिफ्लेक्टेड जो मीडियम का जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको कहेंगे हम छिद्र। ऑप्शन ए है छेद, ऑप्शन बी मुख्य धुरी, ऑप्शन सी खंबा, ऑप्शन डी फोकस। छिद्र यानी अपर्चर, ऑप्शन बी है मुख्य धुरी यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन सी है पोल यानी खंबा, ऑप्शन डी है फोकस। है ना। तो जो गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को हमेशा कहेंगे अपर्चर। ठीक है। अपर्चर क्या होता है?
अपर्चर किसी गोलीय दर्पण या लेंस का वह स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से प्रकाश जो है आसानी से ट्रेवल कर जाता है यानी गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी क्या होती है? 20 सेंटी R/2 होती है हमेशा। हमेशा फॉर्मूला है फोकस दूरी का कि वक्रता त्रिज्या यानी कर्व्ड जो रेडियस है उसका आधा होता है फोकस, है ना। तो फोकस दूरी अगर हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो हम फोकस लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? जैसे रेशियो बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है इमेज की हाइट की रेशियो से, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसको कहेंगे मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन ए है पार्श्विक व्युत्क्रम, ऑप्शन बी है दर्पण सूत्र, ऑप्शन सी है परावर्तन का प्रथम नियम, ऑप्शन डी है रेखीय आवर्धन। तो इसको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो रेशियो होता है उसको कहते हैं रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण लेंस या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आवर्धक जो शीशा होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को हम जो है माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। यह एक फोकसांतर फोकसांतर क्या होता है कि फोकल लेंथ की जो डिफरेंस होते हैं उसमें उसको जो है फोकस के अंदर रखी हुई प्रतिबिंब को सीधा, इमेजिनरी और वस्तु से बड़ा होता है। यह आवर्धक जो होता है मैग्नीफाइंग लेंस शीशे की तरह व्यवहार करता है क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण से बड़ा होता है। कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं कि जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनको बड़ा करके दिखाते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस वस्तु की जो इमेज बनाता है वो हमारी आंखों पे बहुत बड़ा साइज बना देता है, बड़ा साइज बना देता है और आभासी बनाता है, मतलब इमेजनरी बनाता है। और क्या होता है कि हमें वस्तु जो है बहुत छोटी कण भी हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है और हम आसानी से किसी सूक्ष्म कण को यानी माइक्रो पार्टिकल्स को हम आसानी से माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें जो होता है उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।